चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मथुरा से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बीच सड़क पर घंटों तक चलता रहा खूनी संघर्ष। देखिए किस तरह से दो पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, खूनी संघर्ष इस वक्त हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वायरल वीडियो में, घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विवाद जो हुआ, जो मारपीट हुई है दोनों पक्षों के बीच में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो मथुरा की खबर, जहां पर दो पक्षों में बीच सड़क पर ही मारपीट होने का वीडियो वायरल हुआ। किस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन वो वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है, जहां पर दो पक्षों में लाठी डंडे, लात घूंसे, बीच सड़क पर ही खूनी संघर्ष होता रहा। लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार होता रहा। कुछ लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष, किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच में वाद विवाद, फिर खूनी संघर्ष जैसा वहां पर हालात बनता दिखा। और विवाद का ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, ये मथुरा की खबर है, जहां पर दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। इसके बाद मारपीट होने लगी, लाठी डंडे चलने लगे, लात घूंसे चलने लगे। कुछ लोग दौड़कर आए बीच बचाव करने के लिए भी, लेकिन तब भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे, लात घूंसे चलते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया। दिनेश लाल यादव यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ पर्चा भरने पहुंचे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया। और दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, जो पूर्व सांसद थे, अब नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं आजमगढ़ के उपचुनाव में। आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव नामांकन करने पहुंचे हैं, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि सपा का उम्मीदवार कौन, लेकिन अंततः पुष्टि हो गई कि धर्मेंद्र यादव ही उपचुनाव के उम्मीदवार रहेंगे। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर नामांकन करने पहुंच रहे हैं। इनके साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी उपस्थित हैं साथ। देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर नामांकन करने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाई और आजमगढ़ में भी कमल खिला हो जाए। अगर सामाजिक का आप यहाँ का जो समीकरण है वो देखें, तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। सभी जो यादव और मुसलमान भी जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की वजह से काफी लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। सर, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, काफी देर हुई प्रत्याशी की घोषणा, कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं, पार्टी का फैसला है। धर्मेंद्र जी का डेरा आजमगढ़ में रहेगा या अखिलेश यादव जी तरह लखनऊ? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आजमगढ़ की जनता ने जो लाड़ दुलार सम्मान यहाँ की जनता ने दिया है, हम लोग जीवन पर्यंत भी सेवा करेंगे, तो आजमगढ़ के लोगों से कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। और वहीं रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को टिकट दिया है। आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को टिकट मिलेगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन आसिम रजा के नाम का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि जितने भी नाम की चर्चा हो रही थी उसमें आसिम रजा का नाम कहीं पर नहीं था। ऐसे में आसिम का नाम बेहद ही चौंकाने वाला रहा। आसिम रजा आजम खान के बेहद करीबी हैं। पार्टी कार्यालय में उनके नाम का ऐलान करते हुए आजम ने लोगों से मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि दोस्तों, आजिम रजा को जिता देना है।
तो आजम खान ने आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। तो रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। इसका ऐलान, नामांकन का ऐलान बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तरफ से किया गया। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के समर्थन में साध्वी प्राची नजर आई। साध्वी प्राची ने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और वही सजा नुपुर शर्मा को भी मिल रही है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ है। तो साध्वी प्राची, नुपुर शर्मा और बीजेपी से बाहर निकाले गए नवीन जिंदल पर उन्होंने बाकायदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कितने लोगों को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सच को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सज़ा कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सज़ा मिल रही है, लेकिन याद रखना सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निष्कासित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में नाराजगी थी, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बीजेपी ने सही कदम उठाया है। ज़रूर है कि देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर हमारे दिलों में बहुत तकलीफ़ होती है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की बड़ी ज़बरदस्त दिल आज़ारी हो रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। चले बढ़ते आगे। रुड़की गंग नहर में नहाते समय 5 युवक अचानक लापता हो गए। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही जल पुलिस और सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जल पुलिस ने 3 युवकों को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 2 युवक पानी के तेज बहाव में लापता हो गए हैं, जिनमें से एक युवक का शव पुलिस ने गंग नगर से बाहर निकाल लिया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश अभी भी चल रही है। तो गंग नहर में 5 युवक अचानक से लापता हो गए तेज बहाव में, जिसमें से 3 युवकों को बचाया जा सका है, जबकि एक युवक की लाश को बरामद किया गया और एक अभी भी लापता है, जिसकी खोजबीन चल रही, जिसकी तलाश इस वक्त चल रही है। तो रुड़की खबर है, जहां पर गंग नहर में नहाते वक्त 5 युवक तेज बहाव में फंस गए थे और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए जल पुलिस की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले में 3 युवकों को बाहर निकाला गया। एक हालांकि एक को नहीं बचाया जा सका, एक अभी भी लापता है। किस हालात में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, तलाश हो रही है। ये 5 जने नहा रहे थे यहाँ पे, ये नहा रहे थे रेते पे, नहाते नहाते गहराई में आ गए और गहराई में 5 ही डूबने लगे हैं। 5 तीन तो मौके बचा लिया हाथ हमने और 2 डूब गए थे। उनमें से एक थी बॉडी निकाल ली हमने, एक थी बॉडी अभी रह गई है अंदर ही पानी अंदर, उसे कोशिश कर रहे हैं हम ढूंढने की। तो बच्चे रोजाना छलांग तो मारते हैं, हम लड़ी भी बजाते हैं, रोज ही बजाते हैं, ये बाज आते नहीं बच्चे। हिंदी से लाइफ जैकेट पकड़ लेते हैं हम, तो ये बजाते हैं, थाने भी आ देते हैं। ये बच्चे बाजी नहीं आते यहाँ पे नहाने से। ये 5 जने नहा रहे थे। और चलिए इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए अपने सहयोगी आरिफ नियाजी के पास चलते हैं। आरिफ, क्या और जानकारी मिल रही है? आरिफ, देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है और उसमें जो युवक हैं वो लगातार गंग नहर में जो छलांग लगा रहे हैं। हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि मौत की छलांग
लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेबस बना हुआ है। तो वहीं जिस तरीके से ये जो लड़के हैं चौली और खुबनपुर, ये गाँव है भगवानपुर में, ये दोनों गांव के युवक थे, 5 दोस्त थे, जो आज सुबह के समय रुड़की गंगनहर में नहाने के लिए आए थे। जैसे ही वो नहाने लगे तो पानी के तेज बहाव में वो चले गए, जिनमें से 2 की डूब के लापता हो गए हैं। दोनों की तलाश जारी है। हालांकि एक का शव जल पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जल पुलिस के गोताखोर हैं या प्राइवेट गोताखोर हैं, उन्हें सबको लगाया गया है कि उसके शव को जल्दी से जल्दी तलाश किया जाए। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुंचा है, लगातार तलाश जारी है। लेकिन सवाल बड़ा यही है, आखिरकार जो लड़के हैं वो लगातार मौत की छलांग लगा रहे हैं और यहाँ रोज आए दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो लोग हैं वो भी काफी दहशत में हैं। जी आरिफ, अब इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि बाकायदा इस तरह की घटनाएं जब यहाँ पर हो सकती है, खतरनाक वो जगह है, नहाने की जगह नहीं है, तो फिर क्या किसी तरह की पहले से रोकथाम नहीं की गई है क्या वहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं घट रही हैं, पिछले दिनों कलियर में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जहां युवक डूब गए थे नहाते समय, तेज बहाव में जाने के कारण वो भी लापता हो गए थे, उनका भी शव यहाँ से बरामद हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है या समाजी सेवी संगठन है, तमाम लोगों को ये जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माँ बाप है, उनको बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर गंगनहर में नहाने के लिए आते हैं, जिस तरह से भीषण गर्मी के मौसम में जो लड़के हैं वो नहाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गंगनहर से दूर रखा जाए और इसके लिए सख्त अभियान चलाने की बेहद जरूरी है। बिल्कुल आरिफ, और भी खबर पर अपडेट बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेपाल से रक्सौल लाए जाने वाले आयातित खाद्य नमूनों की जांच करने की अवधि में कमी लाने के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत भी इसकी स्थापना हुई है। इससे पहले सभी आयातित नमूने परीक्षण के लिए कोलकाता की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाते थे। इस मौके पर, इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि रक्सौल में खाद्य जांच प्रयोगशाला की स्थापना के बाद नेपाल से निर्यातकों को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को निर्यात करने में सुविधा होगी। तो FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन रक्सौल में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। कारोबारी लोगों का ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, उसकी सीधी असर हमारे रक्सौल के विकास पर, हमारी इनकम पर होगी। इसलिए आज जब मैं प्रत्यक्ष आया तब मुझे उसका महत्व समझाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये सुविधा रक्सौल के क्षेत्र के लोगों का जीवन में बहुत बड़ी उपयोगी होगी। चले बढ़ते हैं आगे। आरजेडी के तीनों MLC उम्मीदवारों ने बिहार विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष समेत कई राजद के नेता मौजूद रहे। नामांकन कराने के बाद जब MLC उम्मीदवार बाहर निकले तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे आगे वो निभाते रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज नामांकन हो गया। हाँ, लालू जी ने एक जिम्मेदारी दी है। हाँ, किस तरीके से आगे निभाएंगे किस तरीके से आगे जिम्मेदारी? मैं जिम्मेदारी लूंगी बेरोजगारी के लिए, भूमिहीन के लिए, जो आने वाला समय में हमारे सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है, सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है, बेरोजगारी महंगाई है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशनसीबी की बात है। वो हम लोगों के गार्जियन है, हमारे नेता है, वो आए, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकता। हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के उन चाहने वालों के लिए जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज का दिन उन तमाम युवाओं के लिए है जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया। और हमने नॉमिनेशन नहीं किया है, युवा राजद के एक एक कार्यकर्ता ने नॉमिनेशन किया है। और वैसे लोग
जिन्होंने संघर्ष में लगातार किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, और उनके वालिदैन जिन्होंने बच्चों को संघर्ष में भेजने का फैसला लिया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा। और वहीं पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं है कि महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। हमारी पार्टी का निर्णय सोनिया गांधी करेंगी कि बिहार में कौन एमएलसी चुनाव लड़ेगा। ये अधिकार उन्हीं के पास है और अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही सूचना मिलेगी कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। मेरे को कोई सूचना नहीं कि आज नामांकन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं तो सुन रहे हैं। कांग्रेस तो अपने सिद्धांत विचारधारा पर रहती है और रहेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे कांग्रेस? नहीं, अभी क्या, वो तो अपना वो अनाउंस कर चुके हैं बिना कंसल्ट किए हुए। अब तो आदरणीय सोनिया गांधी या आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे क्या करना है। जो आदेश आएगा वो करेंगे। आप लोग का रुख क्या रहेगा सर एमएलसी चुनाव में? हम लोग तो खुद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 76 उनका है, उनका तो 3 कैंडिडेट पूरता नहीं है, तो उनको अनाउंस कर दिया तो वो जाने। हम लोग 19 हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ें। वहीं रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में जगन्नाथ रथ यात्रा मेला के आयोजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर विभागीय आदेश में मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। आपदा प्रबंधन के मुताबिक किसी प्रकार के आयोजन और दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सीमित व्यक्तियों की संख्या में रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है। वहीं इस मामले पर आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि वे जल्द मुख्यमंत्री से इस संबंध में बैठक कर फैसला लेंगे। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा, फिर आपको विस्तार में बता पाऊंगा। क्योंकि आपदा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, मैं उस कैबिनेट में उपाध्यक्ष के पद पर मैं आसीन हूँ। तो अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से विचार करके आपको सही समय में जानकारी दे दी। और वहीं अमरोहा नगर पालिका में संभव पोर्टल का शुभारंभ डीएम बीके त्रिपाठी ने किया। पोर्टल का शुभारंभ ऑनलाइन दर्ज होंगी। नगर पालिका संबंधित तमाम शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। घर बैठे शिकायतों का हो सकेगा समाधान। तो अमरोहा नगर पालिका के समस्त सभासद इस अवसर पर मौजूद रहे। अमरोहा नगर पालिका प्रांगण का पूरा मामला है, जहां पर संभव पोर्टल का शुभारंभ किया गया और अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी की तरफ से इसका शुभारंभ किया गया। अब घर बैठे नगर पालिका से संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत भी है, आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर पालिका परिषद अमरोहा में मैं भी आया हूँ और आपके संज्ञान में लाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय समस्याओं के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम संभव पोर्टल है और इसको कल माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। उसी क्रम में इसकी शुरुआत जो होनी है उसके ही क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में जो कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको हम लोग इसी पोर्टल पे अपलोड करेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाए। वहीं कन्नौज में पिस्टल के साथ प्रदर्शन करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी ने युवक का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। ये वायरल वीडियो कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर खास का बताया जा रहा है। तो पिस्टल के साथ युवक ने बाकायदा वो प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और प्रदर्शन करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बाकायदा पुलिस की तरफ से अब इस युवक की तलाश हो रही है। प्रयागराज में संविदा सफाई कर्मचारियों ने वेतन में कटौती को लेकर नगर निगम कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संविदा सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारी अपनी मांगें न माने जाने पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो सफाई कर्मचारी पूरे प्रयागराज में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है, जहां पर संविदा सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वेतन में कटौती समेत कई मांगे पूरी न होने से ये नाराज हैं। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की इनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। हम लोग आज यहाँ पे
धरना दे के बैठे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं किया गया, सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी, इसको 30 दिन के बराबर जो है वेतन दिया जाए, 21,000 रुपये तनख्वाह दिया जाए। संविदा कर्मचारियों को जो है आज 15-16 साल बीत गए हैं, इनको सीनियरिटी के हिसाब से संविदा कर्मचारियों को भी प्रमोशन किया जाए। तीसरी हमारी मांग यह है कि इलाहाबाद की आबादी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और सफाई कर्मचारी के साथ जो उत्पीड़न कर रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ चिन्हित करके ऐसे लोगों का स्थानांतरण इलाहाबाद के जिले से बाहर किया जाए। हम लोग आज यहाँ हम लोग को मांग है ये हम लोगों को 5 बजे बुलाया जाता है, 1 बजे छोड़ते हैं ड्यूटी पर से, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। हाँ, तो हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, परमानेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग से 2 बीट 3 बीट लिया जाता है। हाँ, और इतने गर्मी में हम लोग से इतना मेहनत करवाते हैं, तनख्वाह भी कम है। जो 9,900 रुपया बढ़ाए थे 300 रुपया दे रहे हैं, 8,300 रुपया। हाँ, और उसमें से 600 रुपया जो है काट दिया गया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।